तो चलिए आइए इसको देखते हैं। देखिए ये जो फिगर है इसमें आपको जो है एक्सटर्नल एयर भी दिख रहा है, इसमें मिडिल एयर भी दिख रहा है और इसमें इंटरनल एयर भी दिख रहा है। तो तीनों एक साथ किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, तो उन सभी के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल एयर की। ठीक है, कि एक्सटर्नल एयर से किस प्रकार से जो साउंड वेव्स होती हैं वो मिडिल एयर और इंटरनल एयर में एंटर करती हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो एयर का सबसे बाहरी वाला भाग है इसको आप कह सकते हैं फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। किस तरह का? फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी कीपाकार। कीपाकार क्या है? संरचना है। ठीक है, तो ये क्या है आपको मालूम है कि ये क्या है? एयर पिन्ना है। ठीक है, जो सबसे बाहर होता है एयर पिन्ना, और एयर पिन्ना के माध्यम से साउंड वेव्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, यानी एयर पिन्ना जो है वो साउंड वेव्स को क्या करता है? कलेक्ट करता है। ठीक है, और कलेक्ट करके कहाँ भेज देता है? कैनाल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरो बनाए गए हैं। ये एरो का मतलब ये है कि ये जो साउंड वेव्स कलेक्ट हुआ है एयर पिन्ना के माध्यम से, वो ऑडिटरी मीटर्स के अंदर क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बाहर वाला भाग जिसको हम एयर पिन्ना कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, यानी साउंड वेव्स का यहाँ पर कलेक्शन होता है और इसके बाद में कलेक्ट होकर ये साउंड वेव्स जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स के अंदर क्या करते हैं? एंटर करते हैं। ठीक, और ऑडिटरी मीटर्स में आपको बताया गया था कि इसका जो अगला भाग होता है, यानी मिडिल एयर के पास का जो भाग होता है, वहां पर झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसको हम क्या कहते हैं? एयर ड्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है ये साउंड वेव्स इसको क्या करती हैं? क्रॉस करती हैं एयर ड्रम को। और अब बात करते हैं मिडिल एयर, क्योंकि एक्सटर्नल एयर में क्या है? एयर पिन्ना है और ऑडिटरी मीटर्स, और इसके बाद में क्या आता है? मिडिल एयर आता है। तो आपको बताया गया था कि जो एक्सटर्नल एयर का ऑडिटरी मीटर्स है और मिडिल एयर, इन दोनों का जो जंक्शन होता है, जो जोड़ होता है, उसी पर क्या है? एयर ड्रम उपस्थित होता है। ठीक है, तो एयर ड्रम को एक क्रॉस करेंगे और मिडिल एयर में पहुंच जाएंगे साउंड वेव्स। तो मिडिल एयर में पहुंचने पर क्या होता है कि वहां पर क्या पाए जाते हैं? एयर ऑसिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एयर ऑसिकल्स पाए जाते हैं। जैसा कि आप पढ़ ही चुके हैं मिडिल एयर के बारे में कि यहाँ पर जो बोन्स होती हैं वो काफी छोटी होती है, तो इसको हम एयर ऑसिकल्स कहते हैं। और ये क्या क्या नाम है? देखिए नाम लिखा गया है। यम का मतलब क्या होगा? मीटस, और मीटस नहीं, यम का मतलब मैलियस, आई का मतलब इनकस, और यस का मतलब स्टेपीज। ठीक, शेप आपको मालूम ही है कि मैलियस का शेप आपको बताया गया था हैमर शेप्ड होता है, इनकस का शेप्ड आपको बताया गया था एनविल शेप्ड होता है, और स्टेपीज का जो है स्टीरअप शेप्ड का ये बोन होती है। सबसे छोटी बोन है स्टीरअप शेप्ड की होती है। तो क्या होता है कि जब साउंड वेव्स हमारे एयर में, मिडिल एयर में एंटर करते हैं ऑडिटरी मीटर से, तो इनके ये जो एयर ऑसिकल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, संकुंचन की प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, ये संकुंचन की प्रक्रिया होती रहती है, और ये संकुंचन होता किधर है? इधर की तरफ होता है, यानी कि एक्सटर्नल एयर की तरफ होता है। तो ये जो मैलियस है ये इनकस को खींचता है अपनी ओर, और इनकस जो है स्टेपीज को अपनी ओर खींचता है। तो ये जब खींचता है तो क्या होता है कि ये जो विंडो है, जिसको हम ओवल विंडो कहते हैं, ये ओपन हो जाता है। ओपन होने से क्या होता है कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो आगे की ओर, यानी कि इंटरनल एयर की ओर क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार जो है कंटिन्यू चलती रहती है, यानी कि ये संकुंचन की प्रक्रिया इस तरह से होती रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैलियस, इनकस और स्टेपीज यहाँ पर क्या होते रहते हैं? संकुचित होते रहते हैं। इसके बाद में अब यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या है? एपर्चर है, और इस एपर्चर, ये एपर्चर कैसा होता है? तो ये एग लाइक होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं?
फेनेस्ट्रा ओवेलिस। इस एपर्चर को क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा ओवेलिस। इस एपर्चर से क्या जुड़ी है? बोन जुड़ी है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। ठीक है, तो ये जब ओपन होता है, यानी कि ओवल विंडो जब ओपन होगा तो साउंड वेव्स जो होती हैं वो आगे की ओर बढ़ जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो एक कैनाल आपको दिख रही है, ये वास्तव में सेक्शन किसका है? तो ये कॉक्लिया का सेक्शन है। क्योंकि हम हियरिंग पढ़ रहे हैं तो हमें सेमी सर्कुलर कैनाल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो बैलेंसिंग का काम करता है। तो वो तो ऊपर है, नीचे का पार्ट ये है कॉक्लियर। कॉक्लियर पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कॉक्लियर पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन होती है नीचे की ओर, इसको हम क्या कहते हैं? रेशनल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रेशनल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये जो एक कैनाल है, जो कैविटी है, इसको हम क्या कहते हैं? स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं। कल के वीडियो में आपको बताया गया था, इसको काफी जूम करके बड़े करके आपको बताया गया था कि स्केला वेस्टिबुलाई होता है, स्केला मीडिया होता है, स्केला टिम्पैनी होता है। तो ये सब चीजें आपको बता दी गई थी। तो ये वास्तव में अपर साइड वाला पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्केला वेस्टिबुलाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई के नाम से जानते हैं। और स्केला वेस्टिबुलाई के बाद में आपको मालूम है कि क्या आता है? स्केला मीडिया आता है। तो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी के बीच में क्या उपस्थित होता है? स्केला मीडिया उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे स्केला वेस्टिबुलाई हो गया और ये क्या हो गया? स्केला टिम्पैनी। तो इसके बीच में क्या है? जहां पर आर्गन ऑफ कार्टाई है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्केला मीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है कि जो आर्गन ऑफ कार्टाई है वो कहाँ उपस्थित होता है? स्केला मीडिया में उपस्थित होता है। ठीक, इसके बाद में स्केला मीडिया के, अच्छा एक चीज और, स्केला वेस्टिबुलाई जो है, स्केला वेस्टिबुलाई में किस प्रकार का फ्लूइड होता है? तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो है पेरीलिम्फ होता है। ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई में किस प्रकार का फ्लूइड फिल होता है? पेरीलिम्फ फिल होता है। और स्केला मीडिया में किस प्रकार का फ्लूइड फिल होता है? तो याद रखना है आपको कि एंडोलिम्फ से ये भरा होता है। ठीक, ये किससे भरा है? पेरीलिम्फ से। स्केला वेस्टिबुलाई हो चाहे स्केला टिम्पैनी हो, ये किससे फिल है? ये पेरीलिम्फ से फिल है, भरे हुए हैं। और स्केला मीडिया में केवल क्या होता है? एंडोलिम्फ पाया जाता है। ठीक, इसके बाद में स्केला मीडिया की जो झिल्ली होती है, ये मेम्ब्रेन जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये मेम्ब्रेन जो होती है काफी सेंसिटिव होती है। ठीक है, काफी सेंसिटिव होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर जो है बहुत सारे हेयर सेल्स पाए जाते हैं, जो किसके सेल्स वास्तव में है? आर्गन ऑफ कार्टाई के सेल्स होते हैं, जो कि हाईली क्या है? सेंसिटिव है। ठीक, अच्छा, ये जो मुड़ी हुई संरचना होती है इस तरह से, ये कैनाल की मुड़ी हुई संरचना, इसको हम जो है हेलिकोस्ट्रीमा कहते हैं। हेलिकोस्ट्रीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हेलिको का मतलब होता है मुड़ा हुआ, एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। तो इसको हम हेलिकोस्ट्रीमा के नाम से जानते हैं। हेलिकोस्ट्रीमा के द्वारा क्या होता है कि बहुत सारी जो साउंड वेव्स होती हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, जो हार्मफुल होती है, तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं मूवमेंट करते करते। ठीक है, तो स्केला मीडिया के अंदर क्या है? एंडोलिम्फ है। एंडोलिम्फ के ये मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती हैं? बहुत सारे हेयर सेल्स होते हैं, जो काफी सेंसिटिव होते हैं। और ये हेयर सेल्स किसके किस अंग के भाग है? तो आर्गन ऑफ कार्टाई के पार्ट है। ठीक है, आर्गन ऑफ कार्टाई के पार्ट होते हैं। अच्छा, हेयर सेल्स के नीचे की जो मेम्ब्रेन होती है, इधर देखिए, हेयर सेल्स है ये, और हेयर सेल्स के नीचे की ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं? बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि बेस पे है, आधार पे है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बेसिलर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये सब क्या है? ये हेयर सेल्स है। ठीक है, हेयर सेल्स हैं किसके? आर्गन ऑफ कार्टाई के। और ये क्या हो गया? ये लोअर वाला पार्ट है स्केला टिम्पैनी। तो कल के वीडियो में आपको बताया गया था कि जो कॉक्लिया है उसके 3 पार्ट होते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी। तो लोअर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? स्केला टिम्पैनी कहते हैं। इसका आगे वाला भाग जो है एक विंडो के द्वारा ओपन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फोनेस्ट्रा रोटेंडस।
फोनेस्ट्रा रोटेंडस। रोटेंडस क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका आकार कैसा होता है? राउंडेड होता है। तो इस एपर्चर के माध्यम से जो वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स जो होती हैं, वो यूस्टेकियन ट्यूब में आकर ओपन हो जाती हैं। और इससे क्या होता है कि एक प्रकार का प्रेशर मेंटेन रहता है इसके टिम्पैनम या एयर ड्रम के ऊपर प्रेशर मेंटेन रहता है। और या जो है ये साउंड वेव्स जो है यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा, ये माउथ के द्वारा बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो साउंड वेव्स है वो इंटर किसके द्वारा करते हैं? तो वो फोनेस्ट्रा ओवैलिस के द्वारा एंटर करते हैं। और यूस्टेकियन ट्यूब में बाहर किसके द्वारा निकलते हैं? तो फोनेस्ट्रा रोटेंडस के द्वारा ये जो है बाहर निकलती हैं, यूस्टेकियन डक्ट के अंदर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये मिडिल ईयर से एसोसिएटेड एक डक्ट है, मिडिल ईयर से एसोसिएटेड एक डक्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, जो प्रेशर को मेंटेन करता है। यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होता है लाउड साउंड के द्वारा, उसको मेंटेनिंग करने का काम किसका है? यूस्टेकियन ट्यूब का होता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता देते हैं, ये जो स्केला मीडिया के अंदर बहुत सारे हेयर सेल्स होते हैं, तो जब साउंड वेव्स एंटर करती हैं कैनाल के अंदर, तो क्या होता है कि इधर से प्रेशर बनता है। ठीक है, ये देखिए एरो नीचे की ओर लगा है ना, ये एरो नीचे की ओर लगे हैं, टिम्पैनिक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या कर रहे हैं? प्रेशर डाल रहे हैं। ये जो यहाँ से साउंड वेव्स एंटर होगा तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के कारण जो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो ये मेम्ब्रेन जो है नीचे की ओर दब जाती है। ठीक है, और इधर उसी तरह से साउंड वेव्स इधर मूवमेंट करेंगे तो इधर से भी प्रेशर जनरेट करता है, जिससे हेयर सेल्स ऊपर की ओर जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है और हेयर सेल्स में टचिंग हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो वेव्स है, साउंड वेव्स है, वो जो हियरिंग से रिलेटेड जो नर्व्स होती हैं वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हेयर्स होते हैं, ये जो जितने बिलाई हैं हेयर सेल के, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। तो इस मेम्ब्रेन से टच होने पर जो है ये जो सेंसरी वेव्स है उसको ये क्या करते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ स्केला मीडिया के अंदर बहुत सारे हेयर सेल्स पाए जाते हैं जो हाईली सेंसिटिव होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है, यानी कि जो हियरिंग की मैकेनिज्म है, क्रिया विधि है, वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है साउंड वेव्स। ठीक है, यानी कि हमारे एक्सटर्नल ईयर के माध्यम से साउंड वेव्स क्या होगा? एंटर होगा। ये कितने हर्ट्ज की साउंड वेव्स हो सकती हैं? तो 20 to 20,000। ठीक है, यानी 20 से 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है आपको मालूम ही होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि हर्ट्ज क्या है तो क्या बताएंगे? हर्ट्ज को आप ऐसे कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हर्ट्ज क्या है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये हर्ट्ज जो है नाम क्यों दिया गया है? तो एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम से ये हर्ट्ज नाम दिया गया है। साइंटिस्ट का क्या नाम है? तो साइंटिस्ट का नाम है हेनरिच एडॉल्फ हर्ट्ज। क्या नाम है? हेनरिच एडॉल्फ हर्ट्ज। उन्हीं के नाम पर जो है ये एच-जेड सिंबल है ये, जिसको लिखा जाता है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो साउंड वेव्स है वो हमारे एयर में एंटर कर सकते हैं। और ये कहाँ एंटर करेंगे? एक्सटर्नल एयर में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पिन्ना में और ऑडिटरी मीटस में। फिर एक्सटर्नल एयर से कहाँ जाएंगे? एयर ड्रम को क्रॉस करेंगे। एयर ड्रम को क्रॉस करेंगे, ये एयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। इसके बाद में कहाँ जाएंगे? एमआईसी, यानी कि माइलियस इनकस स्टेपीज। एमआईएस लिखना चाहिए यहाँ पे, एमआईएस, माइलियस इनकस स्टेपीज के पास साउंड वेव्स पहुंचेगा। इसके बाद में ये साउंड वेव्स माइलियस इनकस स्टेपीज को क्रॉस करते हुए कहाँ जाएंगे? ओवल विंडो को क्रॉस करेंगे। ओवल विंडो को, ये ओवल विंडो है, इसको क्रॉस करेंगे। और इसके बाद में कहाँ जाएंगे? कॉकलिया के अंदर। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? कॉकलिया है, जिसके एक सेक्शन को दिखाया गया है। ठीक, तो कॉकलिया में जाएंगे और कॉकलिया से फिर कहा जाएगा? बेसिलर मेम्ब्रेन के पास में। ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन्स जहां पर हाईली सेंसिटिव क्या है? हेयर सेल्स होते हैं, वहां जाएंगे साउंड वेव्स और वहां पर उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा। बेंड द हेयर सेल्स,
प्रेस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, यानी कि जो हेयर सेल्स है वो प्रेशर के कारण जो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, टच करते हैं। और टच करने से क्या होता है कि जो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, एफरेंट यानी कि अभिवाही जो फाइबर्स हैं, जो नर्व फाइबर्स होते हैं, एफरेंट फाइबर्स वाया ऑडिटरी नर्व्स, यानी कि एफरेंट फाइबर्स उस फ्रीक्वेंसी को कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद में किसको भेजेंगे, ऑडिटरी नर्व्स को भेजेंगे। और ये ऑडिटरी नर्व्स जो है उसको कहाँ लेकर जाएंगे, ब्रेन में ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया, यानी कि ब्रेन के अंदर जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया है वहां पर लेकर जाएंगे, टेम्पोरल लोब में। और वहां पर क्या होगा, साउंड एनालाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड, और उस साउंड को क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा और फिर उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि किस प्रकार की जो है साउंड हमको सुनाई पड़ रही है। ठीक है, और फिर वापस से उस तरह का मैसेज आएगा। तो इस तरह से जो है ये साउंड वेव्स जो है ट्रेवल करती हैं हमारे एयर के अंदर। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से जो है हियरिंग की मैकेनिज्म होती है और इंटरनल एयर से कौन कौन से पार्ट जो है जो काफी फंक्शनल होते हैं और एसोसिएटेड होते हैं।